आप सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत हम परमार या पंवार राजवंश की कहानी पढ़ रहे थे और इसी क्रम को मैं दोबारा आगे बढ़ा रहा हूं। तो पिछली कहानी में हमने गढ़वाल के प्रतापी शासक महीपति शाह की जानकारी पढ़ी थी, अर्थात मेरे द्वारा महीपति शाह की जानकारी आपके साथ शेयर की गई थी। आज हम महीपति शाह के उत्तराधिकारी राजा पृथ्वीपति शाह की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो आज की कहानी हम पृथ्वीपति शाह के कालखंड से जुड़ी हुई पढ़ेंगे। पृथ्वीपति शाह के अगर हम कालखंड की बात करें, सन 1634 से प्रारंभ होता है और सन 1664 पे समाप्त होना है। यानी सन 1634 से सन 1664 का जो कालखंड है वो राजा पृथ्वीपति शाह का है। इस कालखंड को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला कालखंड महारानी कर्णावती से जुड़ा हुआ है और दूसरा कालखंड पृथ्वीपति शाह के एक स्वतंत्र शासक के रूप में देखा जाता है। यानी संरक्षिका राजमाता कर्णावती का समय सन 1634 से सन 1640 का है और उसके बाद स्वतंत्र शासक के रूप में अगर हम बात करें, सन 1640 से सन 1664 का जो समय है वो राजा पृथ्वीपति शाह का एक स्वतंत्र शासक के रूप में है। दोबारा इस बात को मैं दोहरा रहा हूं ताकि आप इस बात को गहराई से समझ सकें कि पृथ्वीपति शाह राजा महीपति शाह के बाद अगले शासक हैं। यानी रानी कर्णावती शासक के रूप में या शासिका के रूप में स्वतंत्र रूप से शासिका नहीं है, बल्कि ये पृथ्वीपति शाह जो महीपति शाह के पुत्र हैं उनकी संरक्षिका के रूप में काम कर रही है और राजमाता जो कर्णावती है वो महीपति शाह की पत्नी है, यानी पृथ्वीपति शाह की माता है। तो पृथ्वीपति शाह की जो माता कर्णावती है वो मदद दे रही है अपने पुत्र पृथ्वीपति शाह को, क्योंकि पृथ्वीपति शाह उस समय अवयस्क थे, छोटे थे, इसीलिए संरक्षिका के तौर पे कर्णावती राजभार को चला रही है। वैसे अगर देखा जाए तो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से शासिका नहीं है। तो उनका जो कालखंड है वो सन 1634 से सन 1640 का संरक्षिका के तौर पे है। और दूसरा अगर हम बात करें, जब पृथ्वीपति शाह अपने तरीके से निर्णय लेने की क्षमता उनमें पैदा हो चुकी है, वो कालखंड स्टार्ट होता है सन 1640 से सन 1664 का। तो आज की कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं वो महारानी कर्णावती से जुड़ी हुई है। तो इतिहास की एक दिलचस्प कहानी है राजमाता कर्णावती की। लेकिन अगर हम उत्तराखंड के इतिहास से थोड़ा सा बाहर अगर झांकें तो हमें रानी कर्णावती की कहानी और भी सुनने को मिलती है। तो रानी कर्णावती उत्तराखंड से बाहर के जब हम बात करेंगे तो रानी कर्णावती मेवाड़ की महारानी रही है। यानी अगर हम मेवाड़ के इतिहास को टटोलें तो मेवाड़ के इतिहास में प्रतापी शासक राणा सांगा की कहानी हम पढ़ते हैं और राणा सांगा की जो पत्नी है वो रानी कर्णावती थी और रानी कर्णावती के द्वारा राखी भेजी गई थी हुमायूं को। तो भारत के इतिहास में एक दिलचस्प कहानी है हुमायूं की और रानी कर्णावती की, जहां पर राखी भेजी गई थी रानी कर्णावती के द्वारा हुमायूं को भाई बनाकर, जब गुजरात के शासक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। बहरहाल कहानी के जिस पड़ाव पर अभी हम हैं वो गढ़वाल की कहानी है, इसलिए हम अपना ध्यान गढ़वाल की कहानी पर ले आते हैं। अर्थात रानी कर्णावती जो कि गढ़वाल की संरक्षिका है उस पर अपना ध्यान ले आते हैं, यानी अपना फोकस महारानी कर्णावती पर कर लेते हैं। महारानी कर्णावती का संरक्षिका का कार्यकाल जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, सन 1634 से प्रारंभ हो रहा है और सन 1640 पे समाप्त हो रहा है। ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो इस जानकारी के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को देख लेते हैं। जैसे सावरी ग्रंथ एक दिलचस्प ग्रंथ है। दूसरा हम एक ताम्रपत्र को देखते हैं जो कि महारानी कर्णावती के समय काल यानी कालखंड से जुड़ा हुआ है, जिसे हम हाट ताम्रपत्र कहते हैं। और देवप्रयाग लेख से भी इस चीज की हमें जानकारी मिलती है। लेकिन अगर हम और भी ग्रंथों की बात करें महारानी कर्णावती से जुड़े हुए, यानी जहां जानकारी मिलती है उसमें गढ़राज्य काव्य, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा और महासिर उल उमरा से भी जानकारी मिलती है। बहरहाल जहांगीरनामा, शाहजहांनामा और महासिर उमरा में क्या जानकारी मिलती है उसे हम अगले पड़ाव पर देखेंगे। यानी जब महारानी कर्णावती की कहानी जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उस समय इन ग्रंथों में क्या जानकारी मिलती है उस पर भी फोकस करेंगे। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। जब महारानी कर्णावती का संरक्षिका का कालखंड है तो उस समय गढ़वाल पर आक्रमण होता है और यह संभवतः गढ़वाल पर पहला मुगल आक्रमण था जो कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। यानी जहांगीर के बाद अगर हम मुगल इतिहास को टोटलें तो जहांगीर के बाद उनके पुत्र शाहजहां का कालखंड शुरू होता है और शाहजहां ने गढ़वाल पर आक्रमण करवाया था अपने मनसबदारों के द्वारा। तो इस तरीके से हमने देखा कि देश के अलग अलग हिस्सों के शासकों ने
शाहजहां की अधीनता स्वीकार की है और वहीं गढ़वाल के शासक दिल्ली दरबार नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शाहजहां के मन में वो खटास जरूर पैदा थे कि गढ़वाल का शासक दिल्ली दरबार में हाजिर नहीं हुआ था। दूसरा ये भी जानकारी मिलती है कि शाहजहां के आक्रमण करने का एक और कारण था कि गढ़वाल में सोने की खानों का उपस्थित होना, यानी कुछ जानकारी शाहजहां को ऐसी मिली थी जिसमें गढ़वाल में सोने की खान की उपस्थिति के बारे में बताया गया था। तीसरा एक और कारण बताया जाता है कि गढ़वाल की जो रानी कर्णावती है वो बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता की कहानी जब शाहजहां ने सुनी तो उसने गढ़वाल पर आक्रमण करने की योजना बनाई ताकि वो महारानी कर्णावती को प्राप्त कर सकता है। बहरहाल कहानी में कारण जो भी रहा हो, हम फोकस करेंगे महीपति शाह का दिल्ली दरबार न जाना, यानी महीपति शाह दिल्ली दरबार नहीं जाते हैं और वो कहीं ना कहीं वो खटास जरूर रही होगी शाहजहां के मन में। जब महारानी कर्णावती गढ़वाल की संरक्षिका बनती है तो उस समय गढ़वाल की स्थिति कैसी थी और नजदीकी जो पड़ोसी राज्य थे उनमें कैसी कैसी स्थितियां चल रही थी। गढ़वाल का जो उस समय शासक था वो पृथ्वीपति शाह है, जो कि अवयस्क थे और लगभग ऐसा कहा जाता है कि 7 साल उनकी उम्र थी। दूसरा, जब हम महीपति शाह के समय काल को देखते हैं कि जिस तरीके से महीपति शाह पराक्रमी थे वैसे उनके सेनापति भी थे, जिसमें बनवाड़ी दास, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी जैसे पराक्रमी सेनापति थे। लेकिन रानी कर्णावती के संरक्षिका काल तक माधो सिंह भंडारी जीवित थे और माधो सिंह भंडारी इस समय वृद्धावस्था की ओर थे। यानी ये कह सकते हैं कि गढ़वाल में इस तरीके से कोई प्रसिद्ध जो सेनापति है उसकी उपस्थिति नहीं रही होगी, या फिर जो थे भी वो अपनी वृद्धावस्था की ओर थे। तीसरा, गढ़वाल के जो नजदीकी राज्य है सिरमौर का जो शासक मानधाता प्रकाश है वो गढ़वाल से नाराज था, क्योंकि महीपति शाह ने अपने सेनापतियों को सिरमौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और सिरमौर के कुछ किलों पर गढ़वाल के सेनापतियों ने या सैनिकों ने विजय प्राप्त की थी, जिससे मानधाता प्रकाश नाराज था और शाहजहां के पास मदद के लिए जाता ताकि वो अपने किलों को पुनः प्राप्त कर सकता है। तो गढ़वाल की स्थिति में हमने देखा कि कोई दिलचस्प या कोई शक्तिशाली सेनापति उपस्थित नहीं है, राजा अवयस्क है, रानी कर्णावती का संरक्षिका काल है और अलग अलग हिस्सों में गढ़वाल के अलग अलग हिस्सों को प्राप्त करने की जो होड़ है नजदीकी राज्यों में इस समय जरूर रही होगी। आगे हम बात करते हैं महारानी कर्णावती का वो दिलचस्प कहानी जिससे रानी कर्णावती न केवल गढ़वाल बल्कि भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराती है। वर्ष 1635 में गढ़वाल पर मुगलों का पहला आक्रमण हुआ। संभवतः यह गढ़वाल पर मुगलों का पहला आक्रमण था। शुरुआती समय में जरूर मुगलों को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन अंत रूप से हम ये देखते हैं कि मुगलों को एक अपमानजनक हार झेलनी पड़ती है, जो कि इतिहास में एक दिलचस्प हार के रूप में देखी जाती है। लेकिन इस कहानी को समझने से पूर्व हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब गढ़वाल के शासक महीपति शाह हुआ करते थे, महीपति शाह ने उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्रों को विजित करके सिरमौर के शासक के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था। इसलिए सिरमौर का शासक मानधाता प्रकाश अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए मुगल शासक शाहजहां की शरण में जाता है ताकि वो अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर सके। वहीं अगर हम दूसरी ओर शाहजहां की बात करें तो शाहजहां भी महीपति शाह से नाराज चल रहे थे। उसका कारण यह था कि दिल्ली में जब शाहजहां गद्दी आसीन हुए थे तो शाहजहां के इस दरबार में महीपति शाह नहीं गए थे और महीपति शाह ने यह दिखाने का प्रयास किया कि गढ़वाल अपने आप में एक स्वतंत्र रियासत है और गढ़वाल का शासक अपने आप में एक स्वतंत्र है। इन कारणों के आधार पर मुगल शासक शाहजहां ने अपनी फौज को आदेश दिया कि वह तुरंत गढ़वाल पर आक्रमण करे। कांगड़ा के सूबेदार मिर्जा सूजा, जो कि नजावत खान के नाम से जाना जाता है, उसे आदेश दिया गया कि वह गढ़वाल पर आक्रमण करे। उसकी सहायता की अगर हम बात करें, उसकी सहायता मानधाता प्रकाश, जो कि सिरमौर के शासक थे, उनके द्वारा की गई थी। वहीं दूसरी अगर हम बात करें, पश्चिम उत्तर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का गुलेर प्रांत के नाम से जाना जाता था और गुलेर प्रांत के शासक रूपचंद ने भी नजावत खान को सैन्य सहायता दी थी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गढ़वाल पर पश्चिमी क्षेत्र से होने वाले इस आक्रमण में एक संयुक्त सेना है। इस सेना का नेतृत्व नजावत खान, जो कि मिर्जा सूजा के नाम से जाना जाता है और यह कांगड़ा का मुगल सूबेदार था, उसकी सहायता गुलेर प्रांत के शासक रूपचंद की सेना दे रही है और दूसरी ओर मानधाता प्रकाश की सेना दे रही है। यानी तीनों सेना
संयुक्त रूप से उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्रों में आक्रमण करने के लिए सज्ज हो चुकी है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें, उदय सिंह राठौर जो कि दक्षिण से आक्रमण करने वाला है गढ़वाल की सीमाओं में, और उसे भेजा गया है मुगल शासक शाहजहां के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि गढ़वाल पर जब राजा पृथ्वीपति शाह का शासन है और माता कर्णावती संरक्षिका के तौर पर काम कर रही है, तो गढ़वाल की सीमा पर एक संयुक्त सेना आक्रमण के लिए आ चुकी है। इसमें दक्षिण से उदय सिंह राठौर, पश्चिम से तीनों सेनाएं संयुक्त हैं जिनका नेतृत्व नजावत खान यानी मिर्जा सूजा कर रहा है। इस संयुक्त सेना ने विराटगढ़ जीत लिया है, शेरगढ़ जीत लिया है, कालसीगढ़, संतूरगढ़ जैसे महत्वपूर्ण किलों पर विजय प्राप्त कर ली है। इन किलों को जीतने के बाद इन्होंने पूरी दून घाटी को रौंद दिया है। आगे हम ये देखते हैं, विराटगढ़, शेरगढ़, संतूरगढ़, कालसी जैसे गढ़ों को दिया गया सिरमौर के शासक को, यानी सिरमौर के शासक को ये सभी किले प्राप्त हुए। और दून की जो सीमाएं थी, दून क्षेत्र में अभी भी मुगलों की जो सेना है वो मौजूद थी। अब हम यहां से देखते हैं कि जो रानी कर्णावती है, कर्णावती के सामने एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक चुनौती है कि मुगल सेना संयुक्त रूप से दून घाटी में है और दून में गढ़वाल की सेनाएं पराजित हो चुकी हैं। दून घाटी में हारने के बावजूद भी रानी कर्णावती ने धैर्य नहीं छोड़ा। रानी ने चतुराई का परिचय दिया। रानी ने 10 लाख रुपए का लालच नजावत खान को देकर उसे दून घाटी में रोकने का प्रयास किया। इसके पीछे 2 कारण माने जाते हैं। पहला, रानी को ऐसा महसूस हुआ कि अगर मुगल धन की प्राप्ति के लिए गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए आए हैं तो यह धन जो रानी के द्वारा दिया जाएगा उसे प्राप्त करने के बाद मुगल सैनिक दून घाटी को छोड़कर वापस चले जाएंगे। दूसरा कारण, अगर मुगल युद्ध लड़ने के उद्देश्य से आए हैं तो रानी को समय की आवश्यकता थी और रानी इस लालच को देकर रानी को कुछ समय मिल जाएगा और इस बीच के अंतराल में रानी अपनी सेना को इकट्ठी कर सकती है। यानी हमने ये देखा कि रानी ने चतुराई का परिचय दिया। रानी ने 10 लाख रुपए का लालच देकर मुगल सेनापति नजावत खान को दून घाटी में रोका और इसके पीछे 2 कारण माने जाते हैं। पहला, ऐसा रानी को लगता है कि अगर मुगल युद्ध लड़ने के लिए आए हैं तो रानी को अपनी सेना को इकट्ठा करने में समय लग जाएगा, और दूसरा कारण यह कि अगर धन की प्राप्ति के लिए आए हैं तो धन लेके वापस चले जाएंगे। इस बीच रानी ने 10 लाख रुपए को अलग अलग किस्तों में देने का वचन लिया और रानी ने 1 महीने का धन देकर मुगल सेना को रोकने का प्रयास किया। फिर रानी ने यह भरोसा दिलाया कि अगले महीने कुछ धन दिया जाएगा। इस बीच फाइनली हम ये देखते हैं कि रानी को 1 माह का समय मिल जाता है और रानी ने 1 माह के इस अंतराल में अपनी सेना को खड़ी करने का प्रयास किया। फिर हम ये देखते हैं कि जब 1 महीना खत्म होने के बाद धन नजावत खान को प्राप्त नहीं हुआ तो नजावत खान ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह दून घाटी से गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार यह देखा गया कि दून घाटी से ऋषिकेश होते हुए मुगलों की सेना श्रीनगर के लिए कूच करती है और आगे पहाड़ियों पर चढ़ी हुई जो गढ़वाल की सेना थी, गढ़वाल की सेना ने बड़ी बहादुरी से रण कौशलता का परिचय देते हुए मुगलों की सेना को युद्ध में पराजित किया। अब युद्ध में पराजित करने का जो तरीका गढ़वाल सैनिकों का था वो कैसा था, इसे भी जरा देख लेते हैं। इस समय दिलचस्प सूचना तंत्र की अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में सूचना तंत्र के रूप में झंडीधार बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद आपके क्षेत्रों में भी झंडीधार हुआ करती होगी। सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि झंडीधार का तात्पर्य क्या है, ऊंची जो पहाड़ियां होती थी उनके जो टॉप होते थे उन पहाड़ियों को झंडीधार कहा जाता था। यानी ऊंचे जो पहाड़ हुआ करते थे उन पहाड़ों को झंडीधार कहा जाता था, जहां से दूर दूर तक हम क्षेत्रों को देख सकते हैं। इन पहाड़ों पर राजा के द्वारा अपने सैनिकों को रखा जाता था, जिनके पास खासतौर पे 2 प्रकार के झंडे होते थे, एक लाल प्रकार का झंडा और दूसरा सफेद रंग का झंडा। यानी अगर दुश्मन आ रहा है, दुश्मन की टोली दूर से दिख रही है और संकट लग रहा है तो लाल झंडा फहराया जाएगा, और अगर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शांत माहौल है तो सफेद झंडा फहराया जाता था। यह सूचना तंत्र के रूप में काम करता था। ये झंडीधार होती थी, इन झंडीधार को रानी कर्णावती ने इस बीच यानी 1 महीने के अंतराल में सैनिक चौकियां यहां बना दी गई थी।
अब ऋषिकेश से जैसे हम आगे बात करते हैं, श्रीनगर जाने का जो रास्ता था, यहाँ पर कहीं झंडीदार हुआ करती थी। इन झंडीदारों को चौकी बनाया गया था। संभवतः ऐसा कहा जाता है कि नजावत खान का जो यह आक्रमण था, यह आक्रमण मई के टाइम पे हुआ था, यानी मई यानी गर्मी के समय हुआ था, और इसके बाद बरसात का मौसम प्रारंभ होने को था। तो रानी इंतजार इसलिए भी कर रही थी कि जैसे बरसात का मौसम आ जाएगा, बरसात के मौसम में तो पानी ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगी, दूसरा गंगा नदी अपने उफान पर होगी। जैसे कि हमें पता है ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे पर है और श्रीनगर गंगा नदी की सहायक नदी अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इस समय मुगल दून घाटी से ऋषिकेश आ चुके थे और ऋषिकेश में उन्होंने अपनी सैन्य छावनी बना दी थी। अगर हम इस समय बात करें नजावत खान के साथ कितनी सेना शामिल है, जब दून घाटी पर आक्रमण किया गया था मुगल सैनिकों के द्वारा, जो नजावत खान के नेतृत्व में आई थी, उनके साथ अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं का सामर्थ्य या सेना भी मौजूद थी। लेकिन दून घाटी में लगभग 1 महीने तक रहने के कारण ये जितने भी सैनिक थे, उनकी जो आधी सेना थी वो वापस लौट चुकी थी और बची हुई सेना दून में रह रही थी। तो नजावत खान एक छोटी टुकड़ी को लेकर ऋषिकेश पहुंचा था। अब उसे ये जानकारी थी कि श्रीनगर गंगा नदी के किनारे पर है, यानी अलकनंदा नदी के किनारे पर है, और उनके पास सबसे अच्छा रास्ता यही है कि वो नदी के किनारे किनारे श्रीनगर पहुंच सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भौगोलिक परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए, श्रीनगर पर विजय प्राप्त करने के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का पक्ष में होना जरूरी था, क्योंकि श्रीनगर, यानी अगर हम गढ़वाल की बात करें, यह एक पहाड़ी राज्य था और प्रकृति को अपने पक्ष में करना जरूरी था। अब श्रीनगर को जैसे इन्होंने ऋषिकेश को जैसे मुगल सैनिकों ने पार किया और महज कुछ दूरी पर आगे बढ़ते हुए गढ़वाल सैनिक जो कि झंडीधार में बैठे हुए थे, अपनी उन्होंने छावनी वहां पर बना दी थी। उन्होंने धावे बोलने शुरू कर दिए। तो रात के अंधेरे में गढ़वाल के सैनिक धावा बोलते थे और मुगल सैनिकों को क्षतिग्रस्त कर लेते थे। यह समय बरसात का समय था और गंगा नदी अपने उफान पर थी। तो गंगा नदी का जो तेज प्रवाह था, इस प्रभाव में मुगल जो छावनियां थी वो काफी हद तक तहस नहस हो चुकी थी। मुगलों को काफी क्षति उठानी पड़ रही थी, प्रकृति से भी और मानवीय गतिविधियों के कारण भी। यानी वहां पर मानवीय गतिविधि का तात्पर्य गढ़वाल के सैनिक या गढ़वाल के सेना से है। तो गढ़वाल की सेना ने भी मुगलों को क्षति पहुंचाई है और वहीं प्रकृति ने भी क्षति पहुंचाई है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो नजावत खान की सेना थी, जो बची कुची सेना थी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया गढ़वाल की सेना के सम्मुख। इस प्रकार बचे हुए सैनिकों को श्रीनगर दरबार में प्रस्तुत किया गया और श्रीनगर दरबार में उनको बहुत अपमानित किया गया। यानी अगर हम इस समय की बात करें तो क्या रानी युद्ध के मैदान में मौजूद थी या रानी इस समय गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में मौजूद थी? तो ये जानकारी भी हमें मिलती है कि रानी युद्ध के मैदान के नजदीक ही मौजूद थी। यानी जिस समय युद्ध लड़ा जा रहा था मुगल सैनिकों के साथ, रानी भी मौजूद थी। पौड़ी के मवालसियों पट्टी के अंतर्गत विंसर का मंदिर है, जो कि मंदिर अगेली जो शिखर है उसके पार्श्व में स्थित है और इस मंदिर के नजदीक में ही रानी हाट नामक स्थान है। तो कहते हैं कि रानी ने यहाँ पर अपना शिविर लगाया था। यानी जो महारानी कर्णावती है, कर्णावती का शिविर युद्ध के मैदान से ही बहुत नजदीक है। यानी जहाँ पर मुगलों के साथ युद्ध लड़ा जा रहा है ऋषिकेश से कुछ दूरी पर, उसी के नजदीक वाले क्षेत्रों में ने जो रानी हाट का क्षेत्र है जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, यहाँ पर रानी ने अपना शिविर लगाया था। यानी रानी जहाँ पर युद्ध लड़ा जा रहा उससे काफी दूरी पर नहीं है, यानी नजदीक वाले क्षेत्र में है और युद्ध में जो घटनाएं घटित हो रही है सारी परिस्थितियों का मूल्यांकन कर रही थी और अपने सैनिकों के अंदर जोश भर रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि क्या इस समय गढ़वाल की जो जनता है उनके द्वारा रानी की सहायता की गई है। तो गढ़वाल की जनता के द्वारा धन और जो उनके पास वस्तुएं थी उन वस्तुओं के माध्यम से रानी की सहायता की गई और जो नौजवान थे उन्होंने सेना में भर्ती होने में जिज्ञासा दिखाई है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो सेना में भर्ती हुए। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि रानी ने जब नजावत खान को प्रस्ताव दिया था, 10 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया था और रानी ने जब एक छोटी सी किस्त नजावत खान को प्रस्तुत की थी, जो बीच का अंतराल था, उस अंतराल में रानी को गढ़वाल की जनता के द्वारा काफी सहायता दी गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि श्रीनगर दरबार में जो मुगल सैनिक आए उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया है।
कहते हैं कि रानी ने यहाँ पर उनकी नाक काटी है। ये एक मुहावरा भी हो सकता है क्योंकि रानी को एक उपाधि दी गई है, नाक कटी रानी कहा गया है। तो यहाँ पर अगर हम महारानी कर्णावती की उपमा की बात करें, उन्हें रानी दुर्गावती की उपमा भी दी जाती है, जिनका कि संबंध गोलकोंडा से था। दूसरी बड़ी जो उपाधि है जो उन्हें दी जाती है, उपमा दी जाती है, वो नाक कटी रानी की उपमा दी जाती है। लेकिन नाक कटी रानी का यहाँ जो तात्पर्य है, अपनी नाक नहीं काटी है बल्कि नाक काटी है, या नाक काटने वाली रानी भी हम इन्हें कह सकते हैं। ये नाक किसकी काटी है? मुगल दरबार, श्रीनगर दरबार में आने वाले मुगल सैनिक जो युद्ध में पराजित हुए थे, उनकी नाक काटी गई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मुहावरा भी हो सकता है कि नाक काटने का तात्पर्य यहाँ पर अपमानित करना है। अगर हम इतिहास का सही तरीके से मूल्यांकन करें तो क्या इतिहास में ऐसी जानकारी मिलती है कि मुगल सैनिकों की नाक काटी गई थी? तो ये कहीं स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तविक रूप से उनके शरीर के जो अंग थे, यानी नाक की अगर हम बात करें, वो काटी गई थी। लेकिन इसे जरूर अपमान के तौर पे दिखाया गया कि मुगल सैनिकों को बहुत अपमान झेलना पड़ता है, क्योंकि पूरे भारत में साम्राज्य कर रहे थे और छोटे से राज्य के अंतर्गत उनकी सेना पराजित हो जाती है। बहरहाल रानी ने नजावत खान और जो बचे हुए सैनिक थे उनकी हत्या नहीं की, बल्कि उन्हें वापस लौटाया है। बहुत अपमानित किया, बहुत जलील किया और उन्हें वापस उनके राज्य को लौटा दिया गया। नजावत खान जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो उन्हें बहुत अपमान भी झेलना पड़ा, क्योंकि उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ था और वो एक जंग हारे थे। और आगे चलकर ये भी जानकारी नजावत खान को मिली कि उनकी जो सूबेदारी थी कांगड़ा की, वो खत्म कर दी गई है और नजावत खान, जिन्हें कि मिर्जा सूजा कहा गया, उनकी सूबेदारी कांगड़ा की समाप्त हो गई और उनके स्थान पर मिर्जा खान, जिनका संबंध बैरम खान के परिवार से, यानी हम ये कह सकते हैं कि बैरम खान का जो पोता था, उसे कांगड़ा की सूबेदारी दी जाती है। और जब ये घटना नजावत खान को मिलती है कि ऐसा कुछ हो गया, तो वो रास्ते में ही आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला जो नजावत खान है, उसने आत्महत्या कर ली है। और जबकि गढ़वाल ने ये जो युद्ध था, इस युद्ध में विजय प्राप्त की है और सम्मान के साथ गढ़वाल ने अपनी शौर्य प्रदर्शनी को दिखाया था। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ये सारी जो घटनाएं हैं जो गढ़वाल में घटित हुई थी, गढ़वाल की सीमाओं के अंतर्गत घटित हुई थी, इसकी जानकारी हमें कहां से मिली है? मनुची नामक एक विदेशी है, उसके द्वारा मुगल इंडिया नामक एक किताब लिखी गई है, जिसे उसने अपनी भाषा में लिखा है। उस पुस्तक को हिस्टोरिया डी मोगोर भी कहते हैं। वैसे हम सामान्य में इस किताब को कहते हैं मुगल इंडिया। तो इस किताब में भी हमें जानकारी मिलती है कि कैसा युद्ध का जो रिजल्ट था या युद्ध की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा, महासिर उमराज जो नामक पुस्तक है, शमसुद्दौला खान के द्वारा जो किताब लिखी गई, इस किताब में भी इन सारी घटनाओं की जानकारी मिलती है। आगे अगर हम एक और पुस्तक की बात करें, बादशाहनामा या फिर पातशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा जो किताब लिखी गई है, इस किताब में भी हमें जानकारी मिलती है इन तमाम घटनाओं की। तो इस तरीके से हमने देखा कि रानी कर्णावती ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और मुगलों को युद्ध में पराजय झेलनी पड़ी। अब हम आगे बात कर लेते हैं रानी कर्णावती से जुड़ा हुआ है एक ताम्रपत्र की। हाट गांव जो कि चमोली में है और पीपल कोटिया के नजदीक यह गांव पड़ता है, और वहां के जो हटवाल थे उनको उन्होंने गांव एक दान किया था, यानी भूमि दान की थी। भूमि दान से भी जुड़ी हुई जानकारी रानी कर्णावती से हमें प्राप्त होती है। और यहाँ एक ताम्रपत्र मिला है, जिस ताम्रपत्र पे पृथ्वीपति शाह की मुद्रा भी अंकित हुई है। यानी यहाँ स्पष्टता ये दिखती है कि पृथ्वीपति शाह की मुद्रा यहाँ अंकित मिली है और ताम्रपत्र मिला हाट गांव से, जिस ताम्रपत्र को हम हाट गांव ताम्रपत्र कहते हैं। और यहाँ भी महारानी कर्णावती की वीरता की जानकारी तथा साथ ही उनके द्वारा जमीन दान की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं महारानी कर्णावती के द्वारा निर्माण की। उन्होंने किस चीज का निर्माण किया? विंसर जो मंदिर था, जैसे कि हमने अभी पहले कहानी में देखा था, रानीहाट नामक स्थान पर महारानी का शिविर लगा था युद्ध काल के दौरान। उसी के नजदीक जो विंसर का मंदिर था, इस विंसर के मंदिर में शिखर का निर्माण रानी कर्णावती के द्वारा दोबारा करवाया गया। इस चीज की जानकारी एटकिंसन ने भी दी है और एटकिंसन ने कहा है कि विंसर महादेव के द्वारा बहुत अत्यधिक बारिश की गई थी और इस बारिश के कारण दुश्मन जो टोली है वो खत्म हो जाती है, बह जाती है, और इस तरीके से गढ़वाल राज्य सुरक्षित होता है। और इस घटना के बाद महारानी कर्णावती विंसर में एक नए शिविर का निर्माण एक नए शिखर मंदिर के नए शिखर का निर्माण करवाती है। दूसरा, अगर हम निर्माण की बात करें, उनके द्वारा कर्णपुर
जो एक गांव है उसको बसाया जाता है। और अगर हम करणपुर की बात करें तो ये करणपुर आज करणपुर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो देहरादून में स्थित है। हालांकि आज यह गांव नहीं है, बल्कि यह आज एक कस्बा या फिर शहर का रूप ले चुका है। यानी इसका निर्माण रानी कर्णावती के द्वारा करवाया गया था और इस छोटे से कस्बे या फिर इस गांव का नाम करणपुर रखा गया था। दूसरा अगर हम बात करें, इस समय जो दून घाटी थी वो श्रीनगर राज्य के अंतर्गत आती थी। और दून घाटी क्योंकि उनका एक कह सकते हैं कि एक प्रांत था। अगर हम देश के हिसाब से देखें, अगर गढ़वाल एक देश था तो उसका एक प्रांत दून था, दून घाटी हुआ करती थी। उसकी राजधानी नवादा थी। तो नवादा में राजप्रसाद का निर्माण यानी एक महल का निर्माण रानी कर्णावती के द्वारा करवाया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस समय दून घाटी की जो राजधानी थी वो नवादा थी। उस नवादा में उनके द्वारा एक राजप्रसाद का निर्माण किया गया, अर्थात एक राजमहल का निर्माण किया गया। दूसरा अगर हम बात करें, देहरादून की जो प्रसिद्ध नदी है उसमें रिस्पना नदी का नाम आता है। रिस्पना नदी पर इनके द्वारा एक नहर का निर्माण किया गया था, ताकि दून घाटी में सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और नहर बनाई गई थी, जो नहर राजपुर नहर के नाम से जानी जाती है। तो सिंचाई के लिए, यानी अगर हम कृषि की बात करें, कृषिगत कार्यों में अगर हम विकास की बात करें, तो इसमें भी रानी कर्णावती के द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया था, जिसमें नहरों का निर्माण, राजपुर नहर की बात करें या फिर हम रिस्पना नहर की बात करें, इन तमाम नहरों का निर्माण रानी कर्णावती के द्वारा करवाया गया था। तो इस तरीके से हमने आज के टॉपिक में ये समझने का प्रयास किया कि गढ़वाल के इतिहास में एक अद्वितीय और अदम्य साहस से भरी हुई महिला है, जिसने स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित किया है। मुगल साम्राज्य जिन्होंने न केवल भारत बल्कि मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वह एक छोटे से राज्य के द्वारा पराजित हो जाते हैं, अपमान झेलना पड़ता। हालांकि मुगल इतिहास में इस घटना की ज्यादा जानकारी नहीं दी है, बहुत सूक्ष्म रूप से दी है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि गढ़वाल के एक छोटे से पहाड़ी राज्य ने, यानी एक पहाड़ी राज्य ने जो कि बहुत छोटा था, और वहां भी एक शासिका के तौर पे, संरक्षिका के तौर पे एक महिला है, राजा नाबालिग है, अवयस्क है। उन्होंने अपनी जनता, अपनी सेना के आधार पर मुगल सैनिकों को युद्ध में पराजित किया। आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी गढ़वाल के इतिहास से जुड़ी हुई एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल